गुड मॉर्निंग। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं होम साइंस के 4th चैप्टर रक्त परिवहन तंत्र के अंदर रक्तचाप। अभी तक हमने हृदय की बनावट, हृदय के कार्य, उसके जितने भी पार्ट्स हैं हृदय के उनके बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे जो रक्तचाप है उसके बारे में, यानी कि रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। आमतौर पर ब्लड प्रेशर यानी कि जिसको बीपी के नाम से लोग पहचानते हैं वो ही रक्तचाप कहलाता है। रक्तचाप का मतलब होता है कि रक्त जब बहता है तो उसको बहने के लिए एक धक्के की आवश्यकता होती है। अगर वो धक्का जैसे कई बार कम है या कई बार ज़्यादा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो स्थिति उत्पन्न होती है उसको कहा जाता है उच्च रक्तचाप या फिर अल्प रक्तचाप के नाम से, यानी कि ब्लड प्रेशर के नाम से उनको जाना जाता है। हमने अभी तक धमनी और शिराओं के बारे में पढ़ा था कि धमनी और शिराओं का कार्य होता है रक्त को लाने और ले जाने का। वैसे ही इन धमनियों की दीवार जो होती है उनके ऊपर एक दाब लगाया जाता है, यानी कि रक्त को बहने के लिए एक निश्चित दाब की यानी कि एक धक्के की आवश्यकता होती है। वो जो धक्का होता है वो उस रक्त को आगे पहुंचाने का कार्य करता है, यानी कि उसी ब्लड प्रेशर यानी कि जो प्रेशर लगाया जाएगा उसी के माध्यम से रक्त का प्रवाह धमनियों के माध्यम से शरीर के विभिन्न हिस्सों में होगा। यह धमनियों की दीवारों पर पार्श्विक दबाव है। रक्तचाप जो होता है वो धमनियों की जो दीवारें होती हैं उन पे लगने वाला एक पार्श्विक दाब यानी कि उनकी दीवारों पर लगाया जाने वाला दाब है, जो रक्त दाब या रक्तचाप के नाम से जाना जाता है, यानी कि जिसको हम रक्तचाप के नाम से भी जान सकते हैं। अब ये जो रक्त को ले जाने वाली जो धमनियां हैं उनकी जो दीवारें होती हैं यानी कि उनकी भित्तियों पर एक लगने वाला दाब जिसको हम रक्तचाप या फिर रक्त दाब भी कह सकते हैं। इसका मतलब है कि रक्त को आगे पहुंचाने के लिए उस पर एक निश्चित प्रेशर की आवश्यकता होती है, उसी के माध्यम से रक्त को विभिन्न हिस्सों में पहुंचा सकते हैं। धमनी की दीवारें जो होती है लचीली होती है। लचीली होने का कारण यही है कि ताकि आसानी से रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सके। रक्त को प्रवाहित होने के लिए दाब का होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि हम देखते हैं कि कई बार मोटर के माध्यम से जब पानी को कहीं पे चढ़ाना होता है तो उसमें एक प्रेशर लगाया जाता है, यानी कि जो उसके प्रेशर के माध्यम से वो कितनी भी ऊंचाई पर या विभिन्न हिस्सों में जो पानी को पाइप से पहुंचाते हैं। वैसे ही हमारे शरीर में जो धमनियाँ हैं वो बिल्कुल उसी पाइप के रूप में हमारे शरीर में फैली हुई हैं और इन धमनियों का कार्य होता है कि रक्त को पहुंचाना, यानी कि अब इन रक्त को पहुंचाना है तो इस पर एक दाब भी लगेगा धमनी पर। धमनी पर जो दाब लगेगा उसी के माध्यम से रक्त को आगे पहुंचाया जा सकेगा, अन्यथा रक्त का फ्लो जो है वो आगे की ओर नहीं हो पाएगा। अगर रक्तचाप नहीं होगा तो धमनियों में रक्त का प्रवाह रुक जाएगा, यानी कि अगर उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दाब नहीं लगाया जाएगा धमनियों पर तो रक्त का जो प्रवाह है वो आगे की ओर संभव नहीं हो पाएगा। फलतः रक्त परिसंचरण की क्रिया रुक जाएगी, यानी कि जिसकी वजह से रक्त का परिसंचरण जो होना यानी कि रक्त का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो पहुंचना जरूरी है वो कार्य संभव नहीं हो पाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि व्यक्ति को जो रक्त की आवश्यकता है उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों में अगर वो नहीं मिल पाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु होना संभव है। रक्तचाप हृदय के संकुचन के साथ बढ़ता है और हृदय प्रसार के साथ घटता है, यानी कि जैसे ही जो रक्त का जो चाप है या रक्त दाब है वो हृदय के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि जो हृदय का संकुचन होगा यानी कि जब वो अपने आप में सिकुड़ता है तो ऐसी स्थिति में रक्त जो दाब है वो बढ़ जाता है। जैसे ही हृदय सिकुड़ेगा अपने आप में उस स्थिति में रक्त का जो चाप है वो बढ़ जाएगा और जैसे ही संकुचन के वापस वो पहले की स्थिति में आता है यानी कि फैलता है हृदय अगर तो उस स्थिति में रक्त का जो दाब है वो कम हो जाएगा। यानी कि हृदय जब संकुचित होता है यानी कि सिकुड़ता है तब रक्तदाब अधिक हो जाता है और जैसे हृदय वापस पहली स्थिति में आता है फैलता है तो ऐसी स्थिति में रक्तदाब जो है वो कम हो जाता है। जब बायां नीले संकुचित होता है तो रक्त नीले से धमनियों में जाता है। हमने पढ़ा था कि जब बाएं नीले में शुद्ध रक्त आता है बाएं आलिन से होकर बाएं नीले में पहुंचता है। अब वो शुद्ध रक्त जब नीले में जब पूरी तरीके से पहुंच जाता है तो नीले भी संकुचित होता है यानी कि इकट्ठा होने लगता है और जो नीले है वो क्या करता है अपने नीचे की ओर जो धमनी पाई जाती है
यानी कि जो नीचे की ओर धमनी पाई जा रही है उन धमनियों में उस रक्त को प्रवाहित कर देता है। हमने कल ऐसे संरचना पढ़ी थी कि ये बायां आलिंद है और ये बायां नीले है, ये दायां आलिंद और दायां नीले। अब जैसे ही रक्त द्विदल कपाट के माध्यम से बाएं नीले में पहुंचता है, जब ये नीले क्या हो जाता है, पूरा भरने के पश्चात अपनी जो दीवारें हैं वहाँ पर उस पर जोड़ लगाता है, जिसकी वजह से रक्त जो है वो धमनी के माध्यम से शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुँचा दिया जाता है। उस समय रक्तचाप सबसे अधिक होता है जब नीले के अंदर जो रक्त होता है वो जब धमनी में पहुंचाना होता है, तो ऐसी स्थिति में जो नीले के माध्यम से जो दाब लगाया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बहुत ही तेज़ी के माध्यम से जो रक्त है वो धमनियों में प्रवाहित होता है। इस रक्तचाप को संकुचन चाप कहते हैं। ये जो रक्तचाप यहाँ पर जो प्रेशर लगाया जा रहा है बाएं नीले के माध्यम से, वो जो रक्तचाप या रक्त दाब है वो बहुत ही अधिक होता है, इसके वजह से उसको संकुचन चाप के नाम से जाना जाता है। परंतु जब नीले प्रसारित होता है रक्त आलिंद से ग्रहण करता है, यानी कि जब नीले फैलता है तो ऐसी स्थिति में क्या करता है, वो आलिंद के माध्यम से अपने रक्त को ग्रहण करता है और उस समय रक्तचाप कम रहता है। ऐसे रक्तचाप को परिनिक्षेपण चाप कहते हैं, यानी कि जब नीले में रक्त नहीं होता है तो उस समय वो फैली हुई स्थिति में रहता है और फैलकर आलिंद के माध्यम से रक्त की मांग करता है, यानी कि आलिंद से जो रक्त है वो नीले में पहुंचता है। अब इस समय जो आलिंद से नीले में जब रक्त पहुंचाया जाता है तो लगने वाला जो दाब है वो नीले की अपेक्षा आलिंद में थोड़ा कम पाया जाता है, इसलिए इस जो दाब को कहा जाता है परिनिक्षेपण चाप या परिनिक्षेपण दाब की इसको कह सकते हैं। तीसरी प्रकार का चाप पल्स दाब कहलाता है। पल्स दाब जिसको हम कई बार हम देखते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं, जब डॉक्टर सबसे पहले हमारी कलाई के पास पल्स चेक करते हैं, इसी के आधार पे वो हमारे पल्स का जो दाब है यानी कि इधर कितना प्रेशर आ रहा है उसी को ज्ञात करके वो आगे की ओर अपना कार्य शुरू करता है। यह सिस्टोलिक प्रेशर और डायसिस्टोलिक प्रेशर के बीच का अंतर होता है, यानी कि ये जो संकुचित चाप हमने पढ़ा वो और परिनिक्षेपण चाप के बीच का जो अंतर है वही हमारा पल्स का जो दाब रहता है वो होता है। पल्स प्रेशर बराबर जो पल्स का जो प्रेशर है बराबर संकुचन चाप माइनस परिनिक्षेपण चाप, यानी कि परिनिक्षेपण चाप और संकुचन चाप के बीच का जो अंतर निकलता है उसको पल्स का जो प्रेशर है वो कहा जाता है। सामान्य रक्तचाप के जो तरीके हैं वो कुछ इस प्रकार है। सामान्य रक्तचाप अगर एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर देखा जाए तो 110 से 145 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन पर निर्भर करता है, यानी कि 110 से 145 mmHg, यानी कि ये जो है वो सामान्य जो प्रेशर हमारा जो रहता है शरीर का ब्लड प्रेशर वो इतना होना चाहिए 110 से 145 के करीब। परिनिक्षेपण चाप जो है वो होता है 70 से 90 के करीब। परिनिक्षेपण जो चाप है वो होता है 70 से 90 mmHg के करीब होना चाहिए। और जो पल्स चाप है यानी कि हमारी जो यहाँ की पल्स का जो दाब रहता है वो होना चाहिए 40 से 45 के करीब, 40 से 45 mmHg के करीब ये दाब होना चाहिए। रक्तचाप जो होता है हमेशा जो ब्लड प्रेशर जिसको हम कहते हैं, ब्लड प्रेशर हमेशा एक समान नहीं रहता है, यानी कि जैसे कोई गंभीर स्थिति, अधिक टेंशन होना या जैसे कि दौड़ भाग का कार्य अधिक होना, ज़्यादा समय से हम कोई कार्य कर रहे हैं या सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं या कोई भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, या यूँ कहा जाए कि काफ़ी समय से हमने लंबी रेस में पार्टिसिपेट किया है, दौड़ने का काम ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा चलने की स्थिति भी कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो ब्लड प्रेशर है वो जो दाब हमारा रक्त का होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि उसको उच्च रक्तचाप भी कह सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम बिल्कुल सामान्य नॉर्मल स्थिति में हमारे दिमाग भी एक तरीके से शांत है, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है या कोई विचार नहीं आ रहे हैं,
हम एकदम खुश मिजाज जैसे माहौल में है, किसी भी प्रकार का कोई भी लोड हमारे अगर दिमाग पे नहीं होता है, तो उस समय जो हमारा शरीर जो रेस्ट की स्थिति में है, और रेस्ट की स्थिति में जो हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो हमेशा अल्प के रूप में भी देखा जा सकता है, यानी कि कम भी देखा जा सकता है, या सामान्य है, या सामान्य से कई बार ऐसा भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि थोड़ा कम भी हो जाए, तो उसको अल्प रक्तचाप के नाम से जानते हैं। रक्तचाप उत्तेजना, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि उत्तेजना बहुत अधिक हो जाती है, यानी कि व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा उत्तेजित है, गुस्से आने पर, क्रोध आने पर, या फिर जैसे कि कोई उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई, उस समय उसकी हार्ट बीट जो होती है वो बढ़ जाती है, तो ऐसे समय में जो ब्लड प्रेशर होगा वो उसके साथ में बढ़ जाएगा। व्यायाम करने पर, यानी कि लंबे समय से अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है, काफ़ी समय हो गया, तो ऐसी स्थिति में भी ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। दौड़ने पर, यानी कि अधिक भागने पर भी जैसे ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। जैसे भय है, आराम है, नींद की अवस्था है, जब हम सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारे जो शरीर का ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाता है। एक साधारण स्वस्थ व्यक्ति का स्वाभाविक अवस्था में जो ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, वो 110 से 145 की स्थिति में रहता है, यानी कि जो अभी हमारा जो एकदम सामान्य स्थिति में जब हम रहते हैं, यानी कि हमारे शरीर को ज़्यादा गतिविधि नहीं कर रहा है, आराम से हम किसी चीज़ को बैठे हुए कर रहे हैं या बैठे बातचीत कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में जो हमारा ब्लड प्रेशर रहेगा हमारे शरीर में वो हमेशा रहेगा 110 से 145 के मध्य, तथा परिनिक्षेपण चाप उस समय रहता है 70 से 90 के मध्य। रक्तचाप जो होता है, यानी कि जो ब्लड प्रेशर है, उसको स्फिग्मेमोमीटर के माध्यम से मापा जाता है। स्फिग्मेमोमीटर के माध्यम से जाना जाता है, यानी कि स्फिगोमेनोमीटर जो होता है उसके माध्यम से रक्तचाप को हम माप सकते हैं। भिन्न भिन्न आयु वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनका जो रक्तचाप होता है वो भी अलग होता है। जैसे कि शैशवावस्था, अब शैशवावस्था जो होती है 2 वर्ष तक की अवस्था होती है, उस समय जो उसका अगर रक्तचाप रहेगा वो सामान्य जो हमारी स्थिति है उनसे अलग रहता है, यानी कि 60 से 90 mmHg के करीब उसका जो हमारे शरीर का सिस्टोलिक प्रेशर बच्चों में देखा जा सकता है। अब जैसे किशोरावस्था है, किशोरावस्था यानी कि 18 वर्ष तक के बच्चे जिनको कहा जाए, तो उनका जो अगर देखा जाएगा सिस्टोलिक दाब वो है 90 से 110 के करीब रहता है। वही युवा जो व्यक्ति हैं या प्रौढ़ व्यक्ति हैं उनके शरीर में जो सिस्टोलिक दाब रहता है वो हमेशा जैसे कि 110 से के करीब 125 के करीब उनके शरीर में पाया जाता है। सामान्यतः प्रौढ़ावस्था में रक्त दाब आयु जैसे कि 90 वर्ष के कोई व्यक्ति हैं तो उसमें -10 के रूप में उसमें पाई जाएगी। इसी की एक उदाहरण से हम देख सकते हैं कि कोई प्रौढ़ व्यक्ति है, अगर उसकी आयु जैसे कि 55 वर्ष यानी कि 55 वर्ष का अगर कोई व्यक्ति है तो उसका रक्त दाब जैसे कि हो जाएगा 55 + 90, यानी कि जो उसका रक्तचाप ब्लड प्रेशर आ रहा है 90 और उसमें से हम माइनस कर देंगे परिनिक्षेपण चाप, यानी कि 55 और 90 प्लस करने पर जो आता है यानी कि 145। अब 145 में से 10 माइनस करने पर 135 उसका जो हो जाएगा ब्लड प्रेशर के रूप में जाना जाएगा। अब हम पढ़ेंगे नाड़ी या नब्ज, यानी कि जो हमारी पल्स देखी जाती है वो किन रूपों में जांच की जाती है, किस प्रकार से होती है, उसके बारे में पढ़ें। अभी तक जो हमने देखा था वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के बाद में हम देखते हैं कि हमारी जो पल्स हैं उनको कैसे देखा जाए। ये भी ब्लड प्रेशर की तरह ही हमारे शरीर में पल्स का एक दाब पाया जाता है। नाड़ी रक्त संचालन का द्योतक है। नाड़ी जो होती है हमारे शरीर में रक्त का संचालन करती है, एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुँचाती है, उसी का द्योतक है। नाड़ी चलने काटते हृदय में गति हो रही है, यानी कि जब हमारी नर्व्स यहाँ से चेक की जाती हैं डॉक्टर के माध्यम से या कई बार दुर्घटना हो जाती है तो डॉक्टर सबसे पहले हमारी नर्व्स चेक करते हैं। अगर यहाँ की जो नाड़ी चल रही है इसका मतलब है कि हृदय की धड़कन चल रही है। जब तक मनुष्य जीवित रहता है नाड़ी निरंतर बिना थके और निर्बाध रूप से चलती है, यानी कि अगर मनुष्य जीवित है तो उसमें जो नाड़ी की जो गति है या कार्य है वो निरंतर रूप से चलता रहेगा। नाड़ी का न चलना, यानी कि अगर नब्ज हमारे यहाँ पर उसमें पल्स रेट नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है।
नाड़ी चलने का एहसास हम कलाई के पास जहाँ से धमनी निकलती है उसके पास में अंगुली रखने पर होता है। यानी कि नाड़ी का अगर हमको एहसास करना है तो हमारे कलाई के यहाँ पर अगर हम अंगुली रखते हैं जैसे कि धमनी के पास वाले हिस्से में, तो हमारे हार्ट बीट जैसे हमारी चलती है, हृदय धड़कता है, वैसे ही हमें भी यहाँ पर हल्का सा कंपन या फिर वाइब्रेशन जो हमें दिखाई देता है या समझ में आता है, हम अपनी अंगुली के माध्यम से उसको महसूस कर सकते हैं। उसको हम नाड़ी या नब्ज़ भी हम कह सकते हैं। जब धमनी में हृदय से भेजा हुआ बहता हुआ रक्त का रेला आता है तो धमनी का वह भाग फैलकर चौड़ा हो जाता है। यानी कि हमने कल पढ़ा था कि रक्त जो होता है हृदय से धमनियों के माध्यम से विभिन्न शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचता है। तो ऐसी स्थिति में जब रक्त धमनियों में आता है तो एक दाब के साथ आता है। उस दाब को हम वहाँ पर अंगुली रखकर, यानी कि हमारी नर्व्स जहाँ पर है वहाँ पर अंगुली रखकर उस दाब को महसूस कर सकते हैं। धमनियों का फैलना, धक्का अंगुलियों को महसूस होता है। यानी कि जब धमनियों में रक्त आ रहा है, जिस प्रेशर के साथ आ रहा है, तो उस समय धमनियाँ क्या हो जाती है, फैल जाती है, यानी कि उसका थोड़ा आकार बढ़ जाता है और अपना विशाल रूप ले लेती है। तो ऐसी स्थिति में हम अपनी अंगुली को वहाँ पर रख के जो धमनियों का जो स्थिति में बदलाव आया है, यानी कि वहाँ पर रक्त का जो प्रवाह हो रहा है, उसको हम अंगुली के माध्यम से महसूस कर सकते हैं। पुनः जब रक्त उस स्थान से आगे बढ़ जाता है तो धमनी दब जाती है। यानी कि जब धमनी में से रक्त प्रवाहित होता है तब वो फैलती है और जैसे ही रक्त वहाँ से आगे की ओर पहुँचता है तो धमनी वापस अपने पहले वाले आकार में आ जाती है, यानी कि दब जाती है। परंतु पुनः जब हृदय से रक्त का रेला आता है तो धमनी प्रसारित होती है और यही क्रिया जब वापस दोहराई जाती है, यानी कि हृदय से रक्त वापस धमनियों में आएगा, तो ऐसी स्थिति में धमनी जो है वो प्रवाहित हो जाएगी, यानी कि प्रसारित होकर फैल जाएगी। इसके फैलने से धक्का लगता है जिसका एहसास अंगुलियों को आसानी से हो जाता है। हृदय का संकुचन और नाड़ी का चलना दोनों ही एक समय में होने वाली समकालिक और समक्रमिक गतियां हैं। यानी कि जब हृदय संकुचित होता है तो ऐसी स्थिति में जो धमनियों का फैलना है वो क्रिया और नाड़ी का चलने की जो क्रिया है वो दोनों ही एक समान रूप से चलती हैं, यानी कि कुछ ही क्षण का इसमें थोड़ा सा अंतर देखा जाता है। अतः जितनी बार हृदय धड़कता है उतनी ही बार धमनियों में भी संकुचन प्रसारण होता है। यानी कि जैसे जैसे हृदय धड़केगा, यानी कि हृदय अपना कार्य जैसे करता है पंप करने का, वैसे ही धमनियों में भी प्रसारण का कार्य होता है, यानी कि ये भी फैलती हैं। तो इसी के आधार पर हम इसके धमनियों में होने वाले संकुचन और प्रसारण को आसानी से महसूस कर सकते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है और इसके माध्यम से ही नाड़ी चलने का आभास होता है। हृदय में निरंतर तालबद्ध संकुचन होता है, यानी कि हृदय जो है निरंतर रूप से एक निश्चित ताल के साथ में, यानी कि नियमित रूप से अपने शरीर में जो धड़कने का कार्य करता है। हृदय का संकुचन साइनो ऑरिकुलर नोड के माध्यम से होता है और साइनो ऑरिकुलर नोड जो है वो दाहिने आलिंद में महाशिरा में आकर मिलता है, यानी कि वहाँ पर कंपन जब शुरू होता है। हृदय पेशी के एक विशेष स्थान पर यहाँ पर ये नोड पाई जाती हैं, इसे गति प्रेरक भी हम कह सकते हैं। हमने कल पढ़ा था कि जो आलिंद दायां आलिंद है उसमें साइनो ऑरिकुलर नोड पाई जाती है, गुंडी पाई जाती है, वहाँ पर एक कंपन उत्पन्न होता है। वह कंपन जो होता है वो बाएं आलिंद की ओर आता है, फिर नीले की ओर पहुँचता है। ये जो कंपन होता है यही हमारे हृदय की धड़कन कहलाती है। उत्तेजनाएं साइनो ऑरिकुलर नोड से प्रारंभ होकर ऑट्रियोवेंट्रिकुलर नोड की ओर पहुँचती है, यानी कि नीले की ओर पहुँचती हैं। यह ऑट्रियोवेंट्रिकुलर नोड दाएं आलिंद में अंतरा आलिंद भित्ति के पश्च भाग में स्थित होती है, यानी कि जो दायां आलिंद है उसकी जो भित्ति है उसके पश्च भाग की ओर ये जो नोड है वो पाई जाती हैं। पहले उत्तेजनाएं साइनो ऑरिकुलर नोड से आरंभ होती हैं, उसके पश्चात बंडल ऑफ हीज के माध्यम से शरीर के हृदय के अन्य भागों को भी संकुचित करने के लिए प्रेरित करती हैं। यानी कि साइनो ऑरिकुलर नोड से जब उत्तेजनाएं चालू हुई तो बंडल ऑफ हीज के माध्यम से वो हृदय के जितने भी हिस्से हैं उनमें पहुँचते हुए आगे की ओर कंपन यानी कि संकुचन की क्रिया जो है वो प्रेरित करती हैं। फलतः हृदय के सभी प्रकोष्ठों के पेशियों के में स्पंदन होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है हृदय की जो पेशियां हैं उसमें स्पंदन होने लगता है, यानी कि उनमें भी वाइब्रेशन की जो क्रिया है आसानी से हम देख सकते हैं। हृदय में एकांतरिक संकुचन एवं प्रसारण होता है। हृदय में क्या होता है, एक बार तो संकुचन होता है यानी कि वो अपने में सिकुड़ता है और एक बार के लिए वो वापस फैलता है, यानी कि संकुचन और प्रसारण की क्रिया उसमें निरंतर रूप से होती रहती है।
जब उत्तेजनाएं बाएं नीले में पहुंचती हैं तो वहाँ का रक्तचाप बढ़ जाता है, यानी कि जब उत्तेजना आलिंग से होते हुए बाएं नीले की ओर आती हैं तो उस समय उत्तेजनाएं वहाँ पर बढ़ जाती हैं। यानी कि रक्तचाप जैसे ही बाएं नीले की ओर जब उत्तेजनाएं बढ़ी, यानी कि हमने पढ़ा था जब उत्तेजना बाएं नीले में आती हैं तो ऐसी स्थिति में जो हमारे शरीर का जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाता है, अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। यानी कि रक्तचाप यानी कि रक्त को बहने का जो फ्लो होगा, प्रेशर होगा, वो बढ़ जाएगा और नीले धक्का देकर रक्त धमनियों में भेज देता है। और जो ये रक्तचाप जब बढ़ता है तो उसी रक्तचाप को यानी कि रक्त को धक्का देकर आगे की ओर धमनियों में भेज दिया जाता है। धमनी की जो भित्तियाँ होती है, हमने कल ही पढ़ा था कि वो थोड़ी मोटी होती है, लचीली होती है और मजबूत होती है, क्योंकि जो धमनियों का कार्य है वो रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाना है। यानी कि जब धमनियों में रक्त पहुंचता है तो बहुत ही तेज़ दबाव के माध्यम से वहाँ पर आता है और ये धमनियाँ जो हैं वो शरीर में रक्त को ले जाने का कार्य कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में धमनियों की जो भित्ति है वो मोटी होती है ताकि उस दबाव को वो आसानी से अपने में ले सके। धमनियों में फैलाव होता है, यानी कि फैलने की क्षमता होती है, रक्त आगे की ओर बढ़ता है और इसी फैलने की क्षमता के माध्यम से जो रक्त है वो आगे की ओर बढ़ जाता है। पुनः धमनी में भी रक्त को आगे बढ़ाने के लिए संकुचन होता है, यानी कि एक दबाव के माध्यम से तो रक्त धमनी में पहुंच जाता है, उसके बाद में जो धमनी है वो भी संकुचन और प्रसारण के माध्यम से रक्त को आगे की ओर पहुंचाती रहती है। यानी कि धमनी भी अगर नियमित रूप से संकुचन और प्रसारण का कार्य करेगी, उसी के माध्यम से जो रक्त है वो आगे की ओर पहुंचता रहेगा। इस प्रकार धमनियों में निरंतर रक्त को आगे पहुंचाने की जो क्रिया है वो निरंतर चलती रहती है और रक्त महाधमनी से प्रारंभ होकर केशिकाओं के अंत तक चला जाता है। यानी कि रक्त जो है वो महाधमनी से होता हुआ, हमने पढ़ा था कि धमनियाँ जो होती हैं वो आगे जाके धमनिकाएँ और केशिकाओं में बदल जाती। अब यही केशिकाएं जो है हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों के अंदर रक्त को पहुंचाने का कार्य करती हैं। नाड़ी चलने का अनुभव केवल उन्हीं स्थानों पर किया जा सकता है जहां पर त्वचा के समीप तथा अस्थि के ऊपर रहती है। यानी कि जो नाड़ी का अनुभव हम हमारे शरीर में करते हैं वो एक तो हम हमारे यहाँ पर कलाई वाले हिस्से में या जो कोहनी के पास वाले हिस्से में यहाँ कर सकते हैं। तो ये जो कुछ हिस्से हैं वहाँ पर धमनियाँ जो है वो ऊपरी हिस्से में यानी कि त्वचा के पास और अस्थि के ऊपर की ओर पाई जाती है, तभी इनका एहसास हमको हो पाता है। लेकिन शरीर की सभी प्रमुख धमनी शरीर के भीतर भागों में अंदर की ओर होती है, लेकिन हमारे शरीर के जो भीतरी भाग है उनमें भी धमनियाँ पाई जाती हैं जिनका अनुभव हम आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ा नाड़ी क्या है, नाड़ी की किस प्रकार से गति होती है। अब इन्हीं गति के आधार पर जो नाड़ी जो अपनी क्रिया करती है उनको कैसे प्रकार से कौन से तत्व प्रभावित करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जो नाड़ी को प्रभावित करने वाले तत्व जो पहला कारक रहेगा आयु यानी कि उम्र, यानी कि सभी उम्र में भी अलग अलग नाड़ी दर को देखा जा सकता है। छोटे बच्चों में नाड़ी की गति दर अत्यधिक होती है, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं, कम उम्र के जो बच्चे हैं, 2 साल तक के 4 साल तक के बच्चे, उन बच्चों में जो नाड़ी की जो हम अगर दर देखेंगे वो सामान्य लोगों की अपेक्षा यानी कि युवा लोगों की अपेक्षा जो रहेगी हमेशा अधिक रहेगी। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी नाड़ी की जो गति की जो दर है उसमें भी धीरे धीरे कमी आना शुरू हो जाएगी। वृद्धावस्था में नाड़ी गति सबसे कम हो जाती है, यानी कि जो वृद्धावस्था है यानी कि 60 के बाद की जो अवस्था है, 60 वर्ष की उम्र हम कह सकते हैं, उस अवस्था में जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनकी जो नाड़ी की गति जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। यानी कि बच्चों में अधिक होती है और वृद्धों में
कम देखी जाती हैं, यानी कि दोनों उम्र के जो लोग हैं उनमें अलग देखी जा सकती है। अब जो लिंग है, अगला इसका जो कारक है वो है लिंग, यानी कि पुरुष और महिलाओं में जो नाड़ी की गति है वो भी अलग देखी जाएगी। स्त्रियों में नाड़ी की गति दर पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है, यानी कि जो स्त्रियों में हैं वो अधिक होती हैं नाड़ी दर और अधिक, और पुरुषों में होती हैं कम। फिर आ जाता है व्यायाम, यानी कि जो व्यायाम करने वाले लोग हैं, यानी कि जो लगातार एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज करने जैसे कि चलने उठने, बार बार जैसे कि सीढ़ियाँ चढ़ने की एक्सरसाइज है या दौड़ने की एक्सरसाइज है, या जैसे कि तेज़ी से हम चलते हैं, घुड़सवारी करने वाले हैं या तैरने वाले हैं, या फिर जैसे कि किसी भारी सामान को उठाकर कोई व्यायाम कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में जो पल्स रेट है, यानी कि जो नाड़ी की गति है वो बढ़ जाती हैं। व्यायाम की स्थिति में हमेशा नाड़ी की गति जो है वो अधिक रहेगी, और जो हमारे शरीर में रेस्ट की स्थिति आती है, यानी कि जब हम आराम की स्थिति में होते हैं, तो उस समय हमारे शरीर में नाड़ी की गति हमेशा कम हो जाती है। फिर आता है मानसिक स्थिति। मानसिक स्थिति का मतलब है कि हम किस प्रकार की टेंशन में हैं, या हम किसी टेंशन से मुक्त हैं, यानी कि किसी भी प्रकार के कोई भी हलचल विचार अगर हमारे दिमाग में नहीं आते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है वो नाड़ी की गति की दर भी प्रभावित होगी। अब कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य को बहुत अधिक गुस्सा आ रहा है, तनाव बहुत ज़्यादा चल रहा है, टेंशन ज़्यादा है, या किसी चीज़ से भय है। अचानक से अगर हम जैसे कोई आके हमको डरा देता है पीछे से, या किसी परछाई को देख के हम डर जाते हैं, या किसी जानवर को देखा एकदम से हमने तो डर गए हम, तो ऐसी स्थिति में जो हमारी नाड़ी की जो दर है या जो हमारे पल्स रेट हैं वो बढ़ जाएगी। और जब हम शांति की स्थिति में, शांत हैं, आराम की स्थिति में, तो उस समय हमारी जो पल्स रेट है वो थोड़ी कम हो जाएगी, यानी कि जो हमारी मानसिक स्थिति किस रूप में है, यानी कि हम हमारे मन मस्तिष्क के अंदर कैसे विचार आ रहे हैं, उसके आधार पर भी हमारी जो नाड़ी की गति है वो प्रभावित होती है। फिर आता है शारीरिक स्थिति। शारीरिक स्थिति यानी कि लेटने की स्थिति में अगर देखें तो हमारे शरीर में नाड़ी की दर जो है वो कम हो जाएगी। खड़े होने की स्थिति में देखें तो नाड़ी की जो दर है वो अधिक हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम बैठे हैं तो नाड़ी की दर थोड़ी कम हो जाएगी, और अगर हम सीढ़ियाँ चल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हमारी नाड़ी की दर है वो अधिक हो जाएगी। फिर आता है रोग, यानी कि बीमारी की अवस्था में छठा जो पॉइंट है, अगर रोग यानी कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी रोग से ग्रसित है, यानी कि बीमार चल रहा है, जैसे कि बुखार है, या फिर उसके शरीर में कोई दूसरा रोग भी जैसे देखे जाता है, उसकी वजह से उसके शरीर में क्या होता है, कई तनाव देखे जाते हैं, चिड़चिड़ा सा व्यवहार देखा जाता है, गुस्सा अधिक आता है, तो रोगी व्यक्ति के शरीर में अगर पल्स रेट देखी जाएगी तो वो हमेशा ज़्यादा रहेगी। और एक स्वस्थ व्यक्ति के अगर शरीर में अगर स्वस्थ में देखी जाएगी तो वो पल्स जो रहेगी कम रहेगी, यानी कि उसमें सामान्य रहेगी, और रोगी व्यक्ति में हमेशा अधिक रहती हैं। यानी कि हमारे शरीर का जो आराम वाली स्थिति हमेशा जो रहती है, जो नाड़ी की स्थिति को हमेशा नॉर्मल रखती है। लेकिन अगर किसी भी स्थितियों में अगर हमारा शरीर प्रभावित हो रहा है, लगातार तनाव, टेंशन या फिर अधिक कार्य वगैरह ऐसी स्थिति में आता है, तो उस समय हमारे शरीर में जो रक्तचाप है या जो नाड़ी की गति है वो बढ़ जाती है। तो ये तभी हमने पढ़ा नाड़ी दर को प्रभावित करने वाले कारक किन के आधार पर जो हमारी नाड़ी यानी कि पल्स रेट अधिक होती हैं और कम होती हैं। अब हम पढ़ेंगे उच्च रक्तचाप, यानी कि जो रक्तचाप का पहला भाग है उच्च रक्तचाप, वो किन के आधार पर होता है। जब किसी व्यक्ति में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 150 mm से अधिक हो जाता है, यानी कि हमने सामान्य पढ़ा था कि 110 से 145 होना चाहिए, लेकिन जब इससे अधिक हो जाता है, अधिक होने पर यानी कि 150 mmHg के करीब हो जाता है, तो ऐसी स्थिति को हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कह सकते हैं। ऐसा व्यक्ति उच्च रक्तचाप का शिकार हो जाता है, यानी कि जब उसका जो ब्लड प्रेशर 150 से अधिक हुआ तो वो व्यक्ति जो है हाई ब्लड प्रेशर के नाम से जाना जाता है। यह अधिक वजन, धमनियों में वसा का जमाव या अधिक नमक का प्रयोग करने पर होता है, यानी कि जिन व्यक्तियों का वजन अधिक है, अधिक मोटापे के जो शिकार है, तो उन व्यक्तियों का जो मोटापा होने के कारण
जो शरीर के कार्य करने की दर में भी कमी आ जाएगी और जो उनमें वसा का जमाव भी अधिक रहेगा। अब वसा का जमाव अधिक है, साथ ही उसके शरीर में जो वसा के जमाव के माध्यम से उसके वजन में जो वृद्धि हो रही है, तो इन सभी कारणों से उसके जो ब्लड प्रेशर है वो अधिक हो जाएगा। और जैसे कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो कि अधिक नमक खाना पसंद करते हैं, यानी कि खाने में उनको नमक जो ऊपर से लेने की आदत होती है या ज़्यादा नमक डालकर वो खाते हैं, तो उन व्यक्तियों में भी जो हाई ब्लड प्रेशर की जो समस्या है हम आसानी से देख सकते हैं। रक्तचाप आनुवांशिक बीमारी है, यानी कि जो ब्लड प्रेशर है आनुवांशिक रोग भी कह सकते हैं। आनुवांशिक रोग का मतलब है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आने वाला रोग, यानी कि अगर माता या पिता में से, मान लीजिए माता अगर ब्लड प्रेशर की शिकार है तो उसके होने वाले पुत्र यानी कि संतति में से, चाहे लड़का है या लड़की है, उनमें भी इस रोग के लक्षण देखे जा सकते हैं या उनमें भी ये रोग होने की संभावना हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता दोनों को ही ब्लड प्रेशर है लेकिन बच्चों में नहीं है, तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फैलेगा ही फैलेगा या उन बच्चों में भी रोग देखा जाएगा। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है माता पिता दोनों को है तो बच्चों को भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर माता या पिता में से किसी एक को है तो उनके होने वाले संतानों में से किसी सभी को भी हो सकता है या सभी को ना होकर किसी एक या दो संतति को भी उनमें से हो सकता है। यानी कि ये होने वाला एक आनुवंशिक रोग है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी आसानी से देखा जा सकता है। अतः उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति को हमेशा वज़न को घटाना चाहिए, यानी कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर जिनको है उन व्यक्ति को अपने वज़न को कंट्रोल करना चाहिए, यानी कि बढ़ने नहीं देना चाहिए। अगर उनके शरीर में मोटापा है तो ऐसी स्थिति में उनको व्यायाम एक्सरसाइज करना चाहिए या फिर जैसे सैलेड वगैरह है इस तरह की चीज़ें अधिक अपने भोजन में लेनी चाहिए। और जैसे कि तली भुनी चीज़ें हैं, कचौरी समोसे या फास्ट फूड जैसी चीज़ें हैं, उनको उन चीज़ों का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो अपने शरीर को अगर जैसे ज़्यादा तले भुने भोज्य पदार्थ नहीं लेगा और नॉर्मल जैसे डाइट लेता है तो उसकी वजह से उसके वजन में थोड़ी गिरावट आ सकती है, यानी कि वसायुक्त भोज्य पदार्थ को वो कम करके अपने वज़न में कमी ला सकता है, व्यायाम कर सकता है। तो उसकी वजह से उसके जो वज़न में कमी आने, वसा में कमी आने की वजह से उच्च रक्तचाप में थोड़ा सा कंट्रोल लिया जा सकता है, यानी कि उसको बढ़ने से रोका जा सकता है। अब हमारा आता है अल्प रक्तचाप। अल्प रक्तचाप का मतलब होता है सामान्य रक्तचाप से भी कम हो जाना, यानी कि जब कहा जाता है कि बीपी कम हो गई है कि बीपी घट गई है तो उसका मतलब होता है कि अल्प रक्तचाप। जब किसी व्यक्ति में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 से भी कम या परिनिक्षेपण चाप 60 से भी कम हो जाता है, यानी कि 100-60 से भी कम होने पर, कम होने की स्थिति में उस व्यक्ति को अल्प रक्तचाप का रोगी कहा जाता है, यानी कि उसको बीपी कम हो गई है ऐसा भी हम कह सकते हैं। यह खासकर कमज़ोर एवं रक्त अल्पता वाले व्यक्ति में अधिक होता है, यानी कि जो व्यक्ति रक्त अल्पता रोग से ग्रसित है, यानी कि जिनमें कि रक्त की कमी पाई जा रही है, लंबे समय से एनीमिया रोग से ग्रसित हैं, तो ऐसे व्यक्ति में ये रोग देखा जा सकता है। या फिर जिनका वज़न कम है, यानी कि सामान्य से भी कम वज़न वाले जो व्यक्ति हैं उनमें भी कम बीपी यानी कि देखी जा सकती हैं। इस परिस्थिति में अच्छे एवं पौष्टिक भोजन खाना चाहिए, यानी कि जिनका वज़न कम है या फिर जो दुबले पतले लोग हैं वो अपने वज़न को अच्छे से बढ़ाकर, अच्छी डाइट लेकर भी अपने वज़न को बढ़ाकर जो कम बीपी यानी कि नॉर्मल जो बीपी से भी कम हो जाता है उसको कंट्रोल करके अपने जो बीपी की समस्या को दूर कर सकते हैं। तो ये आज हमारे चैप्टर में हमने ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या या क्वेश्चन पूछना है, क्वेरी है, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।